हेलो दोस्तों, SRG स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 5 का पर्यावरण और हम चैप्टर नंबर 5 है ऐतिहासिक इमारत। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। छुट्टी के दिन जरताज, सना और जैनब अपने पापा के साथ प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर को देखने गए। सना ने शिक्षक से पूछकर निम्न बातों को अपनी डायरी में नोट किया था। हम लोग जिसे नालंदा खंडहर कहते हैं, वास्तव में यह प्राचीन काल में एक विशाल विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। गुप्त सम्राट कुमारगुप्त के संरक्षण में इसकी स्थापना 5वीं सदी में हुई थी। तो ध्यान में रखेंगे, जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना 5वीं सदी में किसके द्वारा की गई थी? गुप्त सम्राट कुमारगुप्त के संरक्षण में हुई थी। जरताज ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पुस्तक पढ़ी और जाना कि इसमें 10,000 से अधिक छात्र थे और लगभग 2,000 शिक्षक थे। इस ज्ञान केंद्र में ने विश्व के कोने कोने से विद्वान तथा छात्रों को आकर्षित किया, जहां कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया तथा तुर्की आदि देशों से लोग पढ़ाने के लिए आते थे। जैनब ने सूचना पट्टी पढ़कर नोट किया। जो नोटिफिकेशन बोर्ड होता है वहाँ से उन्होंने पढ़कर नोट किया। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इसका उत्कर्ष काल था। चीनी यात्री लिनशांग यहाँ आकर पढ़े तथा पढ़ाएं। 12वीं शताब्दी के अंत तक इस विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध ज्ञान केंद्र का अंत हो गया। गाइड ने बताया, इस विश्वविद्यालय का भवन प्राचीन कला का बेहतरीन नमूना है, जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था। इसका मुख्य द्वार शानदार था। इसमें 8 अलग अलग प्रांगण तथा 10 मंदिर थे, जिनमें अनेक ध्यान केंद्र थे। ध्यान में रखेंगे, 8 अलग अलग इसमें प्रांगण थे तथा 10 मंदिर भी थे, जो कि ध्यान केंद्र के लिए था। पुस्तकालय क्षेत्र धर्मगंज कहलाता था। जो तो पुस्तकालय क्षेत्र था उसको किस नाम से जाना जाता था? ध्यान में रखेंगे, उसका नाम था धर्मगंज, जो कि 9वीं मंजिल में स्थित था। इसमें 3 पुस्तकालय थे। 3 पुस्तकालयों के नाम आपको ध्यान में रखना है। पहला था रत्न दधि, दूसरा है रत्न रंजक और तीसरा है रत्न सागर। ठीक है, रत्न दधि, रत्न रंजक और रत्न सागर, ये 3 पुस्तकालय थे। इन पुस्तकालयों के नाम आपको याद रहना चाहिए। जरताज, सना और जैनब के पापा ने भी विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा की। इनके प्रवेश द्वार पर 4 द्वार पंडित होते थे, जो प्रवेश परीक्षा लेकर विश्वविद्यालय में प्रवेश देते थे। हम लोग को खुश होना चाहिए कि इस विश्वविद्यालय को नए सिरे से पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा है। यह कार्य पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में आरंभ हुआ था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारत के राष्ट्र के रत्न डॉक्टर अमर्त्य सेन एवं अन्य विशेषज्ञों ने की देख रेख में चल रहा है। प्राचीन विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना हम भारतवासियों के लिए गौरव की बात है। कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, जैसे कि पहला प्रश्न बनेगा, विश्व में प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय का नाम लिखिए। यह विश्वविद्यालय कहाँ पे है? इस विश्वविद्यालय में कहाँ कहाँ से छात्र आते हैं? विश्वविद्यालय के भवन कैसे थे? इसके पुस्तकालय के बारे में लिखिए। नालंदा विश्वविद्यालय पर जानकारी बच्चों को किन किन स्रोतों से मिली? और भी प्रश्न बन सकते थे, जानकारी के स्रोत और क्या क्या हो सकते हैं, अपने साथियों एवं शिक्षक से चर्चा कर लिखिए। जैसे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लिखे बोर्ड जो होते हैं, इनके स्रोत की जानकारी लेना तो
क्या करेंगे? सही विकल्प के सामने आपको निशान लगाना। ये भी प्रश्न है, बच्चों के लिए है। सिर्फ लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, पहले पढ़ेंगे फिर लिख लेंगे और चर्चा करेंगे। पढ़कर चर्चा करेंगे मगर लिखेंगे नहीं। उपरोक्त में से कौन सा विकल्प चुना और क्यों चुना, इसके बारे में यहाँ पे लिखना होगा। और कुछ यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, जैसे कि बिहार के स्मारक। बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों से भरा पड़ा है। चाहे मगध की राजधानी गिरिब्रज, जिसको हम राजगिरी के नाम से जानते हैं, या पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पटना, नालंदा विश्वविद्यालय हो, या भागलपुर में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बोध गया में महात्मा बुद्ध के लिए विख्यात है तथा वैशाली भगवान महावीर स्वामी जी की जन्मस्थली है। तो आपको पता है दोस्तों, अगर बुद्ध की बात आती है तो गौतम बुद्ध का जन्म आपको पता है कहाँ पे हुआ था। उसी प्रकार से महावीर स्वामी जी का भी जन्मस्थली पूछ सकता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उन्होंने पहला अपना उपदेश कहाँ पे दिया था, सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिया था, किस नदी के तट पर उनको सबसे अधिक ज्ञान प्राप्त हुआ था, और उनकी मृत्यु कब हुई थी, और मृत्यु काल को किस नाम से जाना जाता है, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको किस नाम से जाना गया है। ये सब प्रश्न आपके बौद्ध धर्म से बन सकते हैं। त्रिपिटक किस में होता है, त्रिरत्न किस में होते हैं, ये सब क्या है, जैन धर्म बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ये सब प्रश्न आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फिलहाल यहाँ पे इतनी जानकारी थी तो हमने इस जानकारी को आपसे साझा किया है। आगे देखते हैं। भागलपुर में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय बोध गया में महात्मा बुद्ध के लिए विश्वविख्यात है, और तथा वैशाली के लिए आपको पता है भगवान महावीर स्वामी जी की जन्मस्थली के लिए। बिहार के सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान भी पटना साहिब है, और सूफी संतों का केंद्र भी यह राज्य रहा है। प्राचीन काल में सम्राट अशोक का राज्य भी रहा। उनके जन कल्याणी संदेशों के साथ अनेक स्तंभ बनवाए, जो आज भी नंदनगढ़, लौरिया तथा कोल्हुआ में देखे जा सकते हैं। मोतिहारी के केसरिया में विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप है। यहाँ पे आप चित्र में देख पा रहे होंगे अशोक का स्तंभ, वैशाली का स्तूप और केसरिया का स्तूप। ये विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। ठीक है, अगर बात करते हैं पटना संग्रहालय की। पटना संग्रहालय दर्शनीय है। तो पटना का गोलघर अद्वितीय है। गोलघर के ऊपर चढ़कर पटना शहर तथा गंगा दर्शन अच्छी तरह से किया जा सकता है। आइए देखते हैं गोलघर कैसा है पटना का। इस प्रकार से आप चित्र में देख पा रहे होंगे पटना का गोलघर। औरंगाबाद का देव सूर्य मंदिर तथा पावापुरी का जल मंदिर भी अद्भुत है। ये सब कहाँ पे मिलेंगे आपको, सब पटना बिहार में मिलने वाले हैं। औरंगाबाद का देव सूर्य मंदिर भी देख पा रहे होंगे, औरंगाबाद ज़िला है जो कि पटना में पड़ता है। पावापुरी की बात करते हैं, पावापुरी का जल मंदिर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इन स्मारकों की वजह से हमें गर्व है। कुछ प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं, जैसे बिहार की राजधानी के कुछ स्मारकों के नाम लिखिए, कौन कौन से भी आपने देखा यहाँ पे लिख सकते हैं। बच्चों के लिए क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। आपने कभी कोई दर्शनीय स्थल देखा है, यदि देखा उसके बारे में लिखना है। कौन सा दर्शनीय स्थल कहाँ पे है, जैसे कि जल मंदिर कहाँ पे था अभी आपने पढ़ा। महाबोधि मंदिर कहाँ पे है, इसके बारे में लिखना है। देव सूर्य मंदिर कहाँ पे है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और गोलघर, इस सब के बारे में यहाँ पे लिखना है। आप देख पा रहे होंगे इसका आंसर अगर लिखना है तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है। अशोक स्तंभ, वैशाली का स्तूप, केसरिया का स्तूप। यहाँ फिलहाल मंदिर की बात की गई है तो मंदिर आपके जैसे पटना का गोलघर, औरंगाबाद का देवसूर मंदिर, पावापुरी का जल मंदिर। पटना में ध्यान रखेंगे गोलघर है, औरंगाबाद में देव का सूर्य मंदिर है, पावापुरी में जल मंदिर का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। इसके साथ और भी जितने हैं उसको ऊपर दे रखे हैं, उसमें से आप देख लीजिएगा, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे हम बुक को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो बिहार टीचर की वैकेंसी है सिर्फ उसमें बुक के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन कराने वाले हैं ये बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है,
लेकिन जो बड़े हैं उनके लिए अपना बुक से ही अपना समझ जाएंगे, बुक से ही इंपॉर्टेंट है तो बुक वाला ही अपना पढ़ेंगे। और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट दे रखे हैं, जो यहाँ पे क्वेश्चन भी दे रखे हैं, उनको भी अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे। ये आपकी परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कुछ और प्रश्न यहाँ पे दे रखे थे, प्रश्नों को तो हम नहीं कवर करेंगे, सिर्फ यहाँ पे जो क्वेश्चन जो आपका बुक था, बुक में जो बताया गया है चीज़ें, उनके बारे में ही यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद एक शॉर्ट वीडियो, छोटे छोटे से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे उसका एक महामैराथन आ जाएगी। महामैराथन में आपको सब वहाँ पे कवर कर दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं अध्यापक के कुछ यहाँ पे निर्देश दे रखे हैं। मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के अंतर्गत, वहाँ पे एक मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना चलती है एक बिहार में। इसके अंतर्गत बच्चों को ऐतिहासिक स्थल का दर्शन कराएं। क्या आप जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में ईंट, पत्थर आदि का इस्तेमाल किया गया है। उस समय सीमेंट की जगह सुर्खी, चूना, उड़द की दाल, छोहा तथा गोद का इस्तेमाल किया जाता था। तो आपको बच्चों पता होना चाहिए, उस समय सीमेंट नहीं हुआ करता था जब इसका निर्माण हुआ था। तो उसमें उस ईंटों और पत्थरों को चिपकाने के लिए, उसको बॉन्ड बनाने के लिए, जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। सुर्खी होता था, चूना होता था, उड़द की दाल होती थी, छोहा तथा गोद को मिला करके एक लेप बनाया था, उसी को उसमें लगाया जाता था। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।